माइंड मैप। सो आज की हमारी वीडियो है डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स, प्रोसीजर, ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल एंड वेल नोन ट्रेडमार्क्स। सो हमारी इस वीडियो में हमारी इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो बिकॉज वीडियो बहुत लंबी बन रही थी तो इसलिए मैंने वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि हमारे सारे सेक्शंस कवर हो पाए। तो सब्जेक्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सेक्शन 20। Once a trademark application has been accepted by the registrar, whether with conditions or limitation or without, the registrar will advertise the accepted application in a prescribed manner। यानी कि जब एक ना एप्लीकेशन जो है वो रजिस्ट्रार के थ्रू एक्सेप्ट हो जाती है या फिर नहीं भी होती, उस सिनेरियो में भी जो रजिस्ट्रार है उस एप्लीकेशन को एडवर्टाइज कर सकता है, ताकि अगर बाय चांस किसी को कोई ऑब्जेक्शन उठाना हो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या होता है, ट्रेडमार्क सबकी नजरों में आ जाता है। किसी को ये लगता है कि नहीं, ऐसा सिमिलर ट्रेडमार्क तो कहीं देखा हुआ है, या फिर ये तो किसी और कंपनी के पास है, ये ट्रेडमार्क कैसे रजिस्ट्रेशन में आ सकता है। तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से पहले ही कोई ऑब्जेक्शन उठा दे तो उठा दे, तो इससे क्या होता है, बीच में कोई खलल नहीं पड़ती है और पहले ऑब्जेक्शन क्लियर भी इजीली हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बीच में बाद में कोई आके एकदम से रजिस्ट्रेशन के बाद ऑब्जेक्शन उठाए कि नहीं ये ट्रेडमार्क तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो तब काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं। So however, in some cases, the registrar might advertise the application before it's formally accepted। ऊपर जो हमने पढ़ा था एक्सेप्टेंस के बाद था, नीचे जो हम इस वाले पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं जब फॉर्मली एक्सेप्ट होता है, उससे पहले ही रजिस्ट्रार एप्लीकेशन को एडवर्टाइज कर देता है ट्रेडमार्क को। यानी कि इफ द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इज फॉर अ मार्क दैट माइट नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 and 11 of the act, the registrar might advertise it early to allow for objections। ये भी एक रीजन होता है अर्ली ऑब्जेक्शन का, कि अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि इस ट्रेडमार्क में कुछ गड़बड़ है, कुछ क्राइटेरियाज है जो ये मीट नहीं कर पा रहा है, तो जब उसे डाउट होता है तो वो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेंस से पहले उसे एडवर्टाइज कर देता है कि अगर उसके डाउट सही साबित हो जाते हैं और कोई उसको पकड़ लेता है और ऑब्जेक्ट कर देता है, तो वहां पे नुकसान होने से बच जाता है। नाउ इफ देयर आर एनी एरर्स इन द एप्लीकेशन, अगर कोई एप्लीकेशन में एरर्स होते हैं जिन्हें करेक्ट करना होता है, तो उसके लिए भी मतलब अगर उसमें एप्लीकेशन को अमेंड करना अलाउड है, रजिस्ट्रार उसे अमेंड करने के लिए अलाउड करेगा। और उस अमेंडमेंट के बाद भी रजिस्ट्रार कैन चूज टू एडवर्टाइज द एप्लीकेशन अगेन, कि अब कुछ चेंजेस आ गए ट्रेडमार्क में या एप्लीकेशन में, तो रजिस्ट्रार वापस से वो नए चेंजेस के साथ एडवर्टाइज करेगा ताकि लोगों के बीच अवेयरनेस हो कि ये चेंजेस आ गए हैं इस चीज के अंदर। और इन द केस ऑफ अमेंडमेंट्स दे माइट जस्ट नोटिफाई द पब्लिक फॉर द चेंजेस मेड टू द एप्लीकेशन। बेसिकली जो मेन एडवर्टाइजमेंट का मेन जो एम है वो है पब्लिक तक इस बात को पहुंचाना। जैसे किसी ब्रांड का लोगो चेंज हुआ है, कुछ चेंजेस आए कलर में, कुछ चेंज हुई है उसकी पैकेजिंग या एनीथिंग, उसका कुछ मार्क चेंज हुआ है, तो उस सिनेरियो में इट इज लाइक इम्पोर्टेंट कि रजिस्ट्रार पब्लिक को नोटिफाई कर दे ताकि कोई दिक्कत ना आए। एग्जाम्पल है, लेट्स से इफ अ कंपनी अप्लाइज टू अ रजिस्ट्रार अ ट्रेडमार्क फॉर अ न्यू लाइन ऑफ क्लोथिंग कॉल्ड स्टाइलिश। आफ्टर एक्सेप्टेंस द रजिस्ट्रार एडवर्टाइज। अब एक्सेप्टेंस के बाद जो रजिस्ट्रार है उनका जो लोगो है जो भी है वो एडवर्टाइज कर रहा है, एप्लीकेशन बेसिकली उनकी एडवर्टाइज कर रहा है न्यूज़पेपर के अंदर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी, टू इन्फॉर्म पब्लिक अबाउट इट। लेटर कंपनी रियलाइज करती है कि उन्हें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मिस्टेक हो गई है, उनके मिसस्पेल हो गया, उनका नाम में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो इन्फॉर्म करेगी रजिस्ट्रार को, who corrects the error and either advertise the application again। और फिर एप्लीकेशन वो दोबारा भी एक एरर ठीक करने के बाद एप्लीकेशन दोबारा पब्लिक को नोटिफाई करने के लिए एडवर्टाइज कर सकता है या फिर सीधा पब्लिक को नोटिफाई कर सकता है। ये रजिस्ट्रार का खुद का डिसीजन होता है। देन सेक्शन 21, आई एम सो सॉरी, सेक्शन 21 ऑपोजिशन पीरियड। अब किसी को मतलब किसी को एडवर्टाइज देखने के बाद, एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद किसी को ऑब्जेक्शन भी उठाना है, तो विद इन 4 months फ्रॉम द डेट when an application for trademark registration is advertised, within 4 months, how much time, 4 months, any person can file written notice। कोई भी पर्सन रिटन नोटिस फाइल कर सकता है क्योंकि अब वो पब्लिक डोमेन में आ गई है बात। सो रिटन नोटिस ऑफ ऑपोजिशन टू द रजिस्ट्रेशन, की ये रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, एक रिटन नोटिस के साथ वो इस बात को डालेगा कि ये ऐसे ऐसे रीजन है, इस वजह से पॉसिबल नहीं है। सो दे नीड टू पे अ प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर दिस। अब जो पर्सन इस चीज को करेगा उसे भी एक फी तो देनी पड़ेगी। नाउ नोटिस टू एप्लीकेंट, the registrar will then serve a copy of opposition notice। अब रजिस्ट्रार की क्या ड्यूटी है कि वो जो ऑपोजिशन का नोटिस है, जैसे किसी पर्सन ने ऑब्जेक्शन उठाया आफ्टर सीइंग द एडवर्टाइजमेंट, तो वो जो नोटिस है ना
वो जाके एप्लीकेंट को पहुंचाएगा कि ऐसे ऐसे आपके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, अब आप इसका क्या जवाब देना चाहते हैं वो आप देखिए। तो जो एप्लीकेंट है वो 2 महीने में उसे रिस्पॉन्ड करना होगा, उसके पास 2 महीने का टाइम होगा और वो 2 महीने में रिस्पॉन्ड करेगा, एक काउंटर स्टेटमेंट रिलीज करेगा और उसमें एक्सप्लेन करेगा कि वो ऐसा क्यों बिलीव करता है कि जो उसका ट्रेडमार्क है वो आगे बढ़ना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का जो ऑब्जेक्शन है वो बेसलेस है या फिर गलत चीज पे ऑब्जेक्ट किया गया है। ठीक है, उसे इस चीज को एक्सप्लेन करना होगा। इन केस वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो उस सिनेरियो में उसका वहीं पे ड्रॉप कर दिया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन अबैंडन छोड़ दिया जाएगा। देन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट, अब उसने मान लो स्टेटमेंट रिलीज कर दिया, ठीक है। इफ द एप्लीकेंट सेंड्स अ काउंटर स्टेटमेंट, अब एप्लीकेंट काउंटर स्टेटमेंट भेज देता है तो रजिस्ट्रार विल सर्व अ कॉपी ऑफ इट टू द पर्सन हु फाइल्ड। अब रजिस्ट्रार उस पर्सन को भी नोटिफाई करेगा जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया है, उसकी एक काउंटर स्टेटमेंट की कॉपी की ये उन्होंने ये जवाब दिया है। ठीक है, अब एविडेंस भी सबमिट होगा, दोनों पार्टीज जो है ओपोनेंट भी और एप्लीकेंट भी दोनों को सबमिट करने पड़ेंगे एविडेंस अपने अपने स्टेटमेंट को, अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट्स को रखने के लिए रजिस्ट्रार को। ठीक है, और जो भी प्रिस्क्राइब मैनर है और जो भी तरीका है, जो भी प्रोसीजर है उसको साथ में रखते हुए, मतलब कि उस प्रोसीजर के तरीके से ही चीजें जैसे रिटर्न में होनी चाहिए, ऐसे नोटिफाई होनी चाहिए, इस तरीके से जो भी तरीका है ऑफिशियल वे है। Within the specified time, the registrar will then give them an opportunity to be heard if they wish. तो रजिस्ट्रार जो है उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा, अगर वो सब कुछ प्रिस्क्राइब मैनर में करते हैं, कि उन दोनों को सुना जाए कि वो चाहता है क्यों इसको रजिस्ट्रेशन को रोका जाए और वो रजिस्ट्रेशन जो कराना चाह रहा है वो क्या इसके ऊपर बात कर रहा है कि मेरी रजिस्ट्रेशन करेक्ट क्यों है। Then comes decision by the registrar in section 21. After hearing both the parties and considering the evidence, the registrar will decide. अब दोनों पार्टीज को सुन लिया, अब रजिस्ट्रार डिसाइड करता है कि कर सकता है, उसके पास पावर है ऑफ कोर्स कि ट्रेडमार्क को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, इस रजिस्ट्रेशन को ये आगे रजिस्टर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। एंड इफ सो अंडर व्हाट कंडीशंस और लिमिटेशन, अब अगर हो रहा है आगे रजिस्टर तो क्या कंडीशन और क्या लिमिटेशन है ये भी तय करेगा रजिस्ट्रार ही खुद। The registrar can also consider objection even if they were not initially raised by the opponent. रजिस्ट्रार ऑब्जेक्शन को भी कंसिडर कर सकता है कि हाँ भाई ऑब्जेक्शन भी लाइक सही बात पे उठाया गया है, इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो दिस एक्सेप्टेंस एंड डिक्लाइन इज टोटली ऑन द हैंड ऑफ इन द हैंड्स ऑफ रजिस्ट्रार। नाउ सिक्योरिटी ऑफ फॉर कॉज, इफ ईदर द ऑपोनेंट or the applicant doesn't reside or do business in India, या तो ऑपोनेंट जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया या फिर एप्लीकेंट, दोनों में से कोई भी अगर इंडिया में रहता ही नहीं है और डू बिजनेस इन इंडिया यानी रिसाइड या तो रहता नहीं है या फिर बिजनेस इंडिया में नहीं करता था, रजिस्ट्रार में आस्क देम टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट। वो एक सिक्योरिटी कॉस्ट प्रोवाइड करने को कहेगा रजिस्ट्रार उन्हें इस प्रोसीडिंग के लिए। अगर वो फेल होते हैं वो भरने में तो ऑपोजिशन या फिर एप्लीकेंट में कंसिडर अबैंडन, तो उनमें से किसी एक की जो भी फेल हो जाता है भरने में या फिर जिसको बोला जाता है तो उसकी वहीं पर वो जो स्टेटमेंट है उसे ड्रॉप कर दिया जाएगा, उस केस को वहीं पर ड्रॉप कर देंगे किसी एक साइड से या फिर दोनों साइड से। देन करेक्शन ऑफ अमेंडमेंट, द रजिस्ट्रार में अलाउ करेक्शन, रजिस्ट्रार ये भी अलाउ करेगा कि चलो ठीक है ऑब्जेक्शन रेज हो गया, अब अगर कुछ करेक्शन करना है तो करेक्शन करो या फिर अमेंडमेंट्स करो उसके अंदर। एंड ऑपोजिट टू द ऑपोजिट नोटिस और काउंटर स्टेटमेंट, यानी कि दोनों पार्टीज को अलाउड है कि वो अपने स्टेटमेंट में करेक्शन कर सकती है अगर दोनों पार्टीज चाहती है तो। ठीक है, और वो भी फेयर टर्म्स पे। अब एग्जांपल है, अगर एक कंपनी है वो रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर के लिए अप्लाई करती है अपने नए ब्रांड सॉफ्ट ड्रिंक के ब्रांड के लिए कॉल्ड फिजी। ठीक है, और एक और कंपनी है जो अपोज करती है उसका रजिस्ट्रेशन और कहती है कि इसके पास ये राइट्स नहीं हो सकते, दे हैव द प्रायर राइट्स टू सिमिलर ट्रेडमार्क, उनके पास ये नाम ऑलरेडी ले रखा है उन्होंने। तो वो कंपनी क्या करेगी, ऑब्जेक्शन उठाने के साथ साथ वो नोटिस फाइल करेगी, ऑपोजिशन नोटिस ऑफ ऑपोजिशन विद इन द स्टिपुलेटेड 4 मंथ्स, जो 4 महीने का जो टाइम होता है उसमें वो नोटिस फाइल कर देगी अगेंस्ट में। द एप्लीकेंट वुड देन रिस्पॉन्ड, जब वो फिजी जिसने रजिस्टर करवाया है वो रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि वो अपनी काउंटर स्टेटमेंट रखेगा और वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करेगा कि उसका ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर क्यों होना चाहिए। अब दोनों पार्टीज जो है वो अपने एविडेंस सबमिट करेगी अपनी आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए अपने क्लेम्स को, और अब दोनों पार्टीज की साइड्स को सुनने के बाद रजिस्टर डिसाइड करेगा, उसे डिसीजन लेना है कि जो ट्रेडमार्क फिजी है इसको आगे रजिस्ट्रेशन के मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में आगे लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नहीं लेके जाना चाहिए तो क्यों नहीं लेके जाना चाहिए, और लेके जाना चाहिए तो क्या कंडीशंस के साथ लेके जाना चाहिए।
Then comes section 22. Correction and amendment. The registrar has the authority to allow corrections. अब रजिस्ट्रार के पास ही अथॉरिटी है कि वो करेक्शंस और अमेंडमेंट्स अलाउ कर सकती है एप्लीकेंट को ट्रेडमार्क के ऊपर, ठीक है, और वो भी किसी भी टाइम पे, चाहे वो एप्लीकेशन रजिस्टर होने के बाद हो यानी एक्सेप्ट होने के बाद हो या पहले हो, अंडर सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट। एग्जाम्पल है, अगर किसी से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एप्लीकेंट से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है ट्रेडमार्क के डिस्क्रिप्शन में किसी चीज में, तो रजिस्टर है उस रजिस्ट्रार जो है वो उसे अलाउ कर सकता है कि वो करेक्शन कर सके, ठीक है। और इफ द एप्लीकेंट वांट्स टू मेक चेंजेस टू डिटेल प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेंट ये चाहता है कि वो कुछ डिटेल्स में चेंजेस करे, जैसे कि कुछ एड्स करे, कोई कैटेगरी या रिमूव करे गुड्स एंड सर्विसेज की, वो भी अलाउ कर सकता है, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी रजिस्ट्रार से। तो हाउ एवर देर इज अ स्पेशल प्रोविजन, इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन भी है रिगार्डिंग अमेंडमेंट करने के, ठीक है, इन्वॉल्विंग द डिवीजन ऑफ सिंगल एप्लीकेशन। अगर एक जैसे कोई जो एप्लीकेंट है उसने ना एक सिंगल एप्लीकेशन में ना फॉर एग्जाम्पल अपने ना दो सर्विसेज या दो गुड्स को रजिस्टर कराया था, दो गुड्स के लिए ट्रेडमार्क लिया था। अब वो एप्लीकेशन में उसने एक लिया था क्लोथिंग के लिए और एक उसने लिया था फुटवेयर के लिए। अब वो चाहता है कि वो अपनी दोनों एप्लीकेशन, वो जो अपने एक एप्लीकेशन है ना दोनों के लिए, उनको अलग अलग कराए। तो ये भी उसे अलाउड है, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी और वो करवा सकता है, अलग सेपरेट करवा सकता है। But in this case, the date of the original application will be considered as the date of both the dividend. अब जिस टाइम पे उसने वो सिंगल एप्लीकेशन को साइन किया था या आगे लेके गया था प्रोसीजर में, वो वाली जो डेट है वो मानी जाएगी, चाहे जैसे अगर उसने फर्स्ट को अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन सबमिट की थी जो सिंगल एप्लीकेशन थी, अब उसने फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग द डेट कि उसने 10th को अपने डिसाइड किया कि मेरे को दोनों कोई अलग अलग एप्लीकेशन करानी है, डिवाइड करानी है अपनी एप्लीकेशन दो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग गुड्स की। तो क्या होगा कि जो उसकी डेट है फिर भी फर्स्ट ही मानी जाएगी, वो डिवाइड तो हो जाएगी उसकी एप्लीकेशन बट डेट उसकी फर्स्ट मानी जाएगी, ओरिजिनल डेट ही मानी जाएगी। सेक्शन 23 है रजिस्ट्रेशन के ऊपर। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं सेक्शन को कि इफ अ कंपनी अप्लाइज फॉर ट्रेडमार्क, एक कंपनी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करती है अपने न्यू प्रोडक्ट के ट्रेडमार्क के लिए, टेक जिज्मो, सो एंड नो वन अपोजेस इट्स विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उसमें कोई उसे, जैसे 4 मंथ का स्पेसिफाइड टाइम पीरियड था, उसमें कोई उसे अपोज नहीं करता है, और अगर अपोज करता भी है तो फेवर जो है उस कंपनी के जो अपने प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर रही थी न्यू ट्रेडमार्क, तो उसके फेवर में ही डिसीजन आता है रजिस्ट्रार का। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, रजिस्ट्रार विल रजिस्टर द ट्रेडमार्क विद इन 18 मंथ्स, जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 18 मंथ्स फ्रॉम दी फाइलिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। यानी ये नहीं कि ऑब्जेक्शन रेज हो गया तो डेट चेंज हो गई, अभी भी वो 18 मंथ्स कैसे काउंट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। दैट रजिस्ट्रेशन विल बी कंसिडर इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव कहलाई जाएगी, एप्लीकेशन की डेट से, ठीक है। तो ये इस सेक्शन 23 में था, आप एक बार ऊपर की इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दी है। देन नेक्स्ट, अब ये भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम। इफ देर इज अ टाइपोग्राफिकल एरर, इसमें ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई मिस्टेक होती है, कुछ भी कोई एरर आ जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है या फिर जो डिस्क्रिप्शन देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का उसमें कुछ ऐड कराना होता है, कुछ डिडक्ट कराना होता है, तो उसमें आपको अमेंडमेंट करके यू गेट द चांस कि आप उसको ठीक करा सके, ठीक है। द रजिस्ट्रार कैन अमेंड इट टू इंश्योर एक्यूरेसी इफ इन द रजिस्टर और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नाउ सेक्शन 33। अब सेक्शन 33 बात करता है इफेक्ट ऑफ एक्विजिशंस की। अब एग्जांपल से इस सेक्शन को समझते हैं कि जैसे कंपनी ए है, ठीक है, उसने वो ट्रेडमार्क यूज कर रही है स्पीडी बाइट फॉर देयर स्नैक प्रोडक्ट्स, और कंपनी बी है और वो काफी टाइम से स्पीडी बाइट यूज कर रही है, कंपनी ए की बात कर रही हूँ मैं। अब बात करते हैं कंपनी बी की। कंपनी बी जो है वो भी बाद में यूज करना शुरू कर देती है एक ट्रेडमार्क, वो है स्पीडी मंच, विच इज वेरी सिमिलर टू स्पीडी बाइट, और स्पीडी मंच काफी सिमिलर है और वो भी स्नैक्स के लिए ही यूज करती है। और कंपनी को पता है कि कंपनी भी स्पीडी मंच नाम से यूज कर रही है, बट कंपनी ये कोई ऑब्जेक्शन करती नहीं है, और ऐसे 5 साल बीत जाते हैं, 5 साल तक कंपनी ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाती है। तो 5 साल के बाद कंपनी ए
कोई भी क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसने 5 साल तक इग्नोर किया था और वही एक लिमिटेड पीरियड टाइम होता है कि आपको पता है आप क्लेम कर सकते हो, कोई चीज़ आपको पता चलती है। 5 इयर्स आर इनफ। कंटिन्यूअस ईयर में आपको पता है ये चल रहा है, आपके साथ चीटिंग चल रही है, स्टिल यू आर नॉट क्लेमिंग, व्हिच मीन्स कि अब आप क्लेम नहीं कर सकते आफ्टर कंटिन्यूअस 5 इयर्स। तो स्पीडी मंच इन्फ्राइंज ऑन देयर ट्रेडमार्क। अब आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि जो स्पीडी मंच है उन्होंने इन्फ्रिंजमेंट किया ट्रेडमार्क का या फिर उन्होंने आपके साथ गलत किया है। अब आता है प्रेम एंड मेयर एंड अदर्स वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क एंड अदर्स। सो इन दिस केस द कोर्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंक्टनेस, यानी कि डिफरेंस, कि किस तरीके से ट्रेडमार्क का डिफरेंशिएट होना, उनके बीच डिफरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द कोर्ट स्टेटेड दैट distinctness is mainly matter of fact, एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट है, मीनिंग इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। हर केस अपने आप में अलग होता है, हर केस की सर्कमस्टांसेस अलग होती है। कोर्ट ने इस बात पे जोर डाला है, एम्फेसाइज किया है कि इसकी ट्रेडमार्क की सिमिलैरिटीज को पहचानने के लिए, उनके डिफरेंस को प्रूफ करने के लिए एक एविडेंस की जरूरत होती है। एविडेंस के साथ ही चीजों को प्रूफ किया जाता है। हम बस थ्योरी बेसिस पे चीजों को जज नहीं कर सकते, खास करके ट्रेडमार्क्स को जज नहीं कर सकते। हमें उनको डिफरेंस एविडेंस के साथ प्रूफ करना चाहिए। सो द कोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट देयर आर नो स्ट्रिक्ट नैरो रूल्स। कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई स्ट्रिक्ट नैरो रूल्स नहीं है। कोर्ट ने ये बात भी बोली है डिफरेंस बताने के लिए। सो इट कैन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फीचर्स। अब हर ट्रेडमार्क अपने आप में अलग होता है, तो इसके लिए रूल्स किस बेसिस पे बनाए? तो ये फीचर्स होते हैं हर अपने ट्रेडमार्क के, जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स की जाती है। तो कोर्ट ने ये कहा है कि ट्रेडमार्क शुड बी लुक्ड एज अ होल। ट्रेडमार्क को सिर्फ कलर, जैसे होता है ना, कलर के ऊपर देख लिया, स्ट्रक्चर के ऊपर देख लिया, ऐसे नहीं देखना है। ट्रेडमार्क को तोड़ तोड़ के नहीं देखना है कि इसकी ये वाली चीज सेम है बट ये वाली चीज अलग है। पूरे ट्रेडमार्क को, सपोज दिस इज द होल ट्रेडमार्क, तो इस पूरे ट्रेडमार्क को पूरा पूरा देखना है कि दूसरे ट्रेडमार्क से कितना मैच हो रहा है। तो हम तब जाके इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि इनके बीच कितनी सिमिलैरिटी और कितना डिफरेंस है। तो कोर्ट ने इस बात पे एम्फेसाइज किया है इस केस के अंदर। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। आई नो इट्स अ लॉन्ग वीडियो बट हमें कॉन्सेप्ट्स को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट था। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट बॉक्स आपके लिए रेडी है। आप प्लीज कोई भी डाउट हो तो उसमें हमें बता सकते हैं। थैंक यू।